देखिए, ये है आईटी जेम 2021 का पेपर सॉल्यूशन अभी अपन करेंगे। तो आपका पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है द एक्सपोनेंशियल। ये देखिए, पहला सवाल है द एक्सपोनेंशियल ई की पावर कोस एक्स इज ए टेलर एक्सपेंडेड अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो आपको दे रखा है टेलर सीरीज है एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ का वैल्यू है ई की पावर कोस एक्स। तो टेलर सीरीज होती है एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। ये टेलर सीरीज का सवाल हमेशा आता है। एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डे एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस डॉट डॉट डॉट। ये है अपना सवाल। तो यहाँ पर फंक्शन कितना है आपके पास में। फंक्शन का वैल्यू है ई की पावर कोस एक्स। तो यहाँ पर वन हो जाएगा प्लस एक्स बराबर जीरो, सॉरी ई हो जाएगा। एक्स बराबर एक्स नॉट रखेंगे, एक्स नॉट यहाँ पर जीरो है तो वन ई हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे तो डेरिवेटिव के लिए हमेशा ये टर्म जीरो करते हैं वैसे। तो एफ डेस एक्स इक्वल टू जीरो मैक्सिमा एंड मिनिमा के कंडीशन के अंदर काम आती है। और वैसे लिख सकते हो ई की पावर एक्स, एफ डेस एक्स का वैल्यू हो गया, एफ डेस एक्स का वैल्यू हो गया आपका कोस एक्स का, कोस एक्स ई की पावर कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये आएगा ना, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर अगर आप एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा। वैसे तो एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फैक्टोरियल टू आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव दोबारा कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर कोस एक्स वापस से, ई की पावर कोस एक्स का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। एक तो ये टर्म आ गई प्लस ई की पावर कोस एक्स, ई की पावर कोस एक्स और इसका हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स माइनस कोस एक्स। ये आ जाएगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, इसका वैल्यू वन हो जाएगा। तो माइनस आपको एक्स स्क्वायर का फैक्टोरियल पूछा है क्या, एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा वन बाई टू ई माइनस ई बाई टू। कितना हो जाएगा, माइनस ई बाई टू, माइनस ई बाई टू आएगा ना, माइनस ई बाई टू आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला सवाल था 2021 का पेपर सॉल्यूशन के अंदर। टेलर सीरीज का हमेशा सवाल आता है। अगला सवाल देखिए कि लेट एम इंटू एम बी ए ट्रेस सिक्स है, डिटर्मिनेंट आपका आठ है, इट्स आइगन वैल्यू क्या होगी आपकी। दो इंटू दो मैट्रिक्स है तो लेमडा वन और एक आइगन वैल्यू इसकी लेमडा वन मान लीजिए, एक आइगन वैल्यू इसकी लेमडा टू मान लीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू आठ है, लेमडा वन प्लस लेमडा टू बराबर कितना है, छः है। ठीक है, तो या तो ऑप्शन मैच करवा लो। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, आठ आ रहा है, यहाँ से नौ आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा पहली बात तो। नौ हो जाएगा, ये आठ सही है, और ये भी कितना है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो में से सही है। तो यहाँ पर देखो छः आना चाहिए, छः आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, छः आ रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना आ रहा है, आठ आ रहा है। तो दो और चार हो जाएगा, दो और चार ही होगा ना, दो और चार हो जाएगा। ये बहुत आसान सा सवाल था, मैचिंग करवा लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए। चालू है अभी तो, हाँ देखो, ये देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ए प्लेनेट इन ए हाईली एसेंट्रिक मोड ए स्टार। ये इस तरीके का जो भी सवाल है, लिफ्ट का सवाल है वैसे ये आपको दे रखा है, स्वेप्ट एरिया से सवाल है ये। एल अपॉन आर, एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कोस थीटा से हो जाएगा ये सवाल, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो।
यहाँ पर देखिए ये थीटा होता है, ये आर होता है, ये कोई पॉइंट पी है, या आप अर्थ मान सकते हो, ये सन मान सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है थीटा बराबर 0 डिग्री के केस के अंदर आर मिनिमम होता है। आर मिनिमम तो एल अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू 1 + ई हो जाएगा। थीटा बराबर पाई के केस के अंदर आर मैक्सिमम हो जाएगा, एल अपॉन आर मैक्स इक्वल टू 1 - ई हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए स्वेप्ट एरिया जे बराबर J/2M dA/dt इक्वल टू J/2M, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से J का वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि अगर स्विफ्ट एरिया अगर किसी को नहीं पता है बता देता हूँ। अगर A से B तक अगर आपको टाइम T लगता है और C से D तक अगर आपको टाइम T लगता है, तो ये एरिया हमेशा बराबर होगा। और इसका मतलब ये है कि M अगर जहाँ R मिनिमम है वहाँ क्या होगा, V मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर M R मैक्सिमम है और वहां पर क्या हो जाएगा, V मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम भी पूछा है। तो V मैक्सिमम अपॉन V मिनिमम इक्वल टू R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम, और R मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ से रख दो आप। ठीक है, तो 1 + E/1 - E, यही है ना। इन्होंने दे रखा है यहाँ से, तो एसेंट्रिसिटी से तो अपने को पूछा नहीं है, यहाँ से पूछा है। ठीक है, और आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना दे रखा है, आर मिनिमम का वैल्यू किसका दे रखा है, 500 है क्या, 300, 300 ऑफ आर मिनिमम। तो यहाँ से वी मैक्सिमम अपॉन वी मिनिमम इक्वल टू 300, मिनिमम से मिनिमम कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इफ द करस्पॉन्डिंग स्पीड आर वी सी एंड वी एफ, वी सी इसी को ही बोल रहे हैं अपन, वी सी एंड वी एफ इक्वल टू 300, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो 300 आ जाएगा, सिंपल सवाल था ये भी। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, यहाँ से सवाल इनका आता ही है। अगला सवाल देखिए बच्चों, ये है आपको, ए ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ए ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोटिंग इन ए लिक्विड विथ 75% of its volume submerged. The density of the liquid आपसे पूछा है। ठीक है, तो an object of density rho is floating in a liquid 75%, 75% का मतलब हो गया 3/4%, 3/4% ही हो गया ना, 3/4% हो गया। देखिए यहाँ पर F बराबर एम ए से कर लो, F बराबर mg। ठीक है, इसने बोल रखा है ये ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, ऐसे तो mg, m डैश जी कह दो, रो हो जाएगा वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, और रो वी इंटू जी हो ही जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा रो नॉट। ठीक है, और इसने बोला है रो डेंसिटी इज फ्लोटिंग विद 3/4%, 3/4% ऑफ रो नॉट, यही है ना। वी नॉट है आपका लिक्विड का हो ही जाएगा, लिक्विड का जी से जी कट ही जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है कि द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी होगी रो एल बराबर एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी रो इज इन ए लिक्विड, रो दे रखा है ना। अच्छा, ओ 70 वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया रो लिक्विड का, ये हो जाएगा वॉल्यूम वी नॉट, ऐसे ही ना। तो अब देखो यहाँ पर, तो रो लिक्विड का हो जाएगा रो लिक्विड इक्वल टू 4/3 इंटू रो नॉट, ऐसे ही ना। तो 4/3 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सिंपल सवाल है वैसे तो। अगला देखिए, कह रहा है कि इंटरफेरेंस है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का सवाल है। एन एक्सपेरिमेंट विथ ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज परफॉर्म्ड इन ए वेकिंग ए लेजर विथ वेवलेंथ 610 nanometer. One of the beams of the interference passes through a small glass cavity 1.3 centimeter long. Full stop. After the cavity is completely filled with a medium
of refractive index n, 472 dark fringes are counted to move past a reference line given that speed of the light is something। देखिए इस तरीके का आपको सवाल दे रखा है, तो मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि इसकी चार एप्लीकेशन होती हैं। कि कितनी एप्लीकेशन होती है? चार एप्लीकेशन होती हैं। वो चार एप्लीकेशन के ऊपर इनका पक्का सवाल आता है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 1 म्यू 2 - 1 इंटू टी इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू लेमडा। ये देखिए इस तरीके का सवाल आता है। अगर आपका मीडियम अगर आ जाता, कहाँ किया है? देखिए यहाँ पर, तो आपका अगर इस तरीके का कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आ जाता है, मीडियम आ गया, देखो ये इस तरीके से होता है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर सोर्स होता है। और यहाँ पर क्या लगता है? एक ये लगा हुआ था, सिल्वर रेज प्लेट लगी हुई होती है। ये ऑप्टिकल पाथ बराबर करने के लिए एक इधर लगी हुई होती है। ठीक है, और ये M1 मान लो, शीशा मान लो, ये M2 मान लो। ठीक है, इस तरीके से सेम पाथ पर यहाँ टेलीस्कोप लगा हुआ होता है, इस तरीके से। तो यहाँ से सवाल है, मीडियम अगर आ जाता है तो 1 म्यू 2 - 1 कर दो, बस हो गया सवाल। ये सिंपल था। 1 म्यू 2 - 1 तो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है निकालना है अपने को। यहाँ से एन से डिनोट कर रखा है इसने। मोटाई कितनी दे रखी है? टी 1.3 सेंटीमीटर, एल सॉरी लेंथ, तो 1.3 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻² मीटर इक्वल टू एम। ये नंबर ऑफ फ्रिंजेज जी हैं। ठीक है, डार्क फ्रिंजेज वो रखा है 472, 472 इंटू कितना हो जाएगा? लेमडा कितना दे रखा है आपको? 610 नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ समथिंग। तो इसका आप अगर आंसर करोगे तो एन का वैल्यू यही आएगा, 1.01 आ रहा है। इजी गोइंग ही आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं वैसे तो। ठीक है, आगे बात समझे? ठीक है, कोई भी अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे वैसे तो। देखो, अब ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हो जाता है? मैं अगर ऐसे कह देता हूँ कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर 2 टी। ठीक है, किसी भी लाइट को आने में और जाने में लगा समय 2 टी इक्वल टू किसके बराबर है? N1 लेमडा कह दो आप। ठीक है, एक के लिए हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गया। सपोज करो डेल्टा एक्स टू बराबर, मैं कह देता हूँ 2 म्यू इंटू टी हो गया, इक्वल टू N2 इंटू लेमडा हो गया। दोनों को घटा दो आपस में। ठीक है, 2 टी और म्यू - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1 - N2, सॉरी N2 - N1, N2 - N1 इंटू कितना हो जाएगा? लेमडा। इसी को ही कहा है पासिंग। ठीक है, तो इसको एम कह दिया, एम लेमडा बराबर 2 टी इंटू म्यू - 1। ऐसे कर सकते हो आप सवाल को। ये भी एक ही बात है। ठीक है, मोटाई ये समझ गए क्या? इंटरफेरेंस का बहुत आसान सा सवाल आता है, ज्यादा इसके अंदर भावुक होने की जरूरत है नहीं वैसे। अगला सवाल देखिए। For a semiconductor material, the conventional flat band energy diagram is shown in the figure. The variance y and x is, ये आपको बताइए, एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ होता है। कंडक्शन बैंड और ये बनाते हो आप, ये एनर्जी और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ होता है। वैसे अक्स तो दे ही रखा है, वैसे भी डिस्टेंस ही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एनर्जी के बीच होता है। जैसे आप अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको पता ही होगा, ये कंडक्शन बैंड होता है, ये फर्मी एनर्जी लेवल होता है। तो यहाँ पर ईसी लिखा हुआ होता है, यहाँ पर ईवी लिखा हुआ होता है, और ले क्या होता है? डिस्टेंस के बीच में होता है। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, एनर्जी एंड डिस्टेंस। ये फ्री का नंबर थे। अब देखिए यहाँ पर ये वाला अगर सवाल है, ये बहुत ही प्यारा सवाल है वैसे तो। देखिए यहाँ पर, देखिए अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर बनाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने इनपुट ले लिया, वी आई और टी ले लिया, यानी मैंने वी आई और टी के बीच में अगर मैंने ग्राफ लिया यहाँ पर, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये वी आई और टी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? तो अगर मैं, पहली बात तो कई बच्चे जो डायोड का जो फॉरवर्ड बायस हो इस नेगेटिव साइकिल से करते हैं, इस नेगेटिव से, इस नेगेटिव साइन से करते हैं। इस नेगेटिव साइन से कभी भी आपका रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस नहीं होता है, पहली बात। ये तो इन्वर्टिंग टर्मिनल है। ये तो क्या है? इन्वर्टिंग आपका टर्मिनल है। इन्वर्टिंग टर्मिनल है ओनली।
तो इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये। वैसे ही इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर होने की वजह से वी नोट यहाँ पर नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, क्योंकि 180 डिग्री का फेज होता है। इस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये जो डायोड D2 है और ये जो डायोड D1 है, ये क्या बन जाएगा, D1 और D2 रिवर्स बायस में, सॉरी फॉरवर्ड बायस में चले जाएंगे। D1 और D2 किस में चले जाएंगे, फॉरवर्ड बायस में चले जाएंगे। फॉरवर्ड बायस में जाने के बाद में शॉर्ट हो जाएंगे। तो अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर अपन करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर अपन काम करें, तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ये 1 किलो ओम है और ये आपका इनपुट है VI, और यहाँ पर आपका ये इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा, क्योंकि ये 1 किलो ओम है, यहाँ से करंट पास नहीं होगी, अब डायरेक्ट पास हो जाएगी, तो इस तरीके का है। और अगर सपोज करो यहाँ पर V2 है, अगर सपोज करो यहाँ पर कितना है, V2 है, समझ गए मेरी बात को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर अपने को क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आगे मेरी बात को, क्यों क्यों बनेगा, ये देखो यहाँ पर जीरो होएगा, तो VI-0/1 बराबर 0 - V0/0, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, 0 है। वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या डायरेक्ट पाथ मिल गया, तो V0 का वैल्यू ही 0 हो गया और पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, एक बात तो यही होगी। दूसरी बात देखिए, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, D1 एंड D2 किस में चले जाएंगे, रिवर्स बायस में चले जाएंगे। D1 D2 रिवर्स बायस में चले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्टिंग बन जाएगा। V0 बराबर -RF/R1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, तो -RF/ कितना बन गया, R1 बन जाएगा। ठीक है, तो RF/R1 बनेगा, इनका वैल्यू वन दे ही रखा है, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, तो V0 और VI के बीच में क्या हो जाएगी, लीनियर शेप आ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहा है एक तो। अब देखो, आप कर भी सकते थे, ये तो वैसे ही गलत है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए दे रहा है। ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, ये इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिंपल सवाल है। ठीक है, कोई इसके अंदर ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत है नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए अगला सवाल है, पहले भी आपको ये इस तरीके का एक सवाल मैंने करवाया था 2023 के अंदर। ठीक है, ये आपका रिजोल्यूशन से है, रेजोल्यूशन पावर इक्वल टू, देखिए एवरेज द एवरेज द अरेंज द फॉलोइंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के लिए है, डायमीटर टेलीस्कोप के लिए रिजोल्विंग पावर होता है 1.22 डी, कैपिटल डी अपॉन लेमडा होता है, कैपिटल डी अपॉन 1.22 लेमडा होता है। अब देखो यहाँ से टेलीस्कोप की अगर आपको याद रखती है, तो ये एरिडिस्क टाइप फॉर्मूला भी है, अगर कभी आप भूल जाओ तो एरिडिस्क फॉर्मूला भी यही होता है। पहली बात तो अब यहाँ पर लगाओगे आप, इसके लिए लगाते हो, सपोज करो ये फॉर्मूला अगर इस डायग्राम के लिए लगाते हो, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 3.90 इंटू 10 की पावर 2 आएगा, 3.90 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ रहा है। दूसरे वाले से अगर आप करते हो, ठीक है, तो आ रहा है 3.27, 3.27 इंटू 10 रेज टू पावर 6 आ रहा है, 6 ये नहीं, 6 आ रहा है। तीसरे से अगर आप करते हो, तो आपका जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, तीसरे से आ रहा है 8.10 इंटू 10 रेज टू पावर 6 आ रहा है, 10 रेज टू पावर 6 आ रहा है। चौथे से अगर आप करोगे, तो आपका आंसर आ रहा है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 2 आ रहा है। ये आपका आंसर आ रहा है। आपको इनके अंदर क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो तीसरे वाला है, ये वाला है, 2 नंबर पे दूसरे वाला है, ठीक है, और फिर इसके बाद में 10 की पावर 2 ये वाला है, और फिर इसके बाद में ये वाला है। ठीक है, तो चारों आप ऑप्शन देख लीजिए, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। तो डी ऑप्शन देखिए, पहले थर्ड है, बाद में सेकंड है, बाद में फर्स्ट है, बाद में फोर्थ, ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल था। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर कह रखा है कि मेटेलिक lithium has BCC crystal structure. Each unit cell is a cube of size small a. The number of atoms per unit volume ही पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप यहाँ पर सिंपल कर सकते हो, बीसीसी के लिए 2 हो जाएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट या एटम्स बोल सकते हो, 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक जो बीसीसी है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा,
ए क्यूब हो जाएगा तो 2/a³ आ जाएगा इसका आंसर। तो 2/a³ आ गया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये आपको जो सवाल दे रखा है कि मैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जैसे ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ही होता है उसके अंदर, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। 2/5 mr² होता है। इसने कहा है r/2 के ऊपर बताओ। ठीक है, तो पहले अलग से थ्योरम लगा दो। आई एट r/2 इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से जाने वाली और पूरा मास इंटू r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 2/5 mr² और प्लस कितना हो जाएगा, m इंटू r² बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा भाई? सी ऑप्शन आ जाएगा, 13/20 mr²। ये आपके एक एक नंबर के जो सवाल थे 10 जो हैं वो हो गए हैं। आगे देखिए, बी पार्ट के ऊपर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, लेट एक्स एंड वाई डिनोट द, लेट एक्स एंड वाई डिनोट द, यहाँ पर देखिए, लेट एक्स कॉमा वाई डिनोट द कोऑर्डिनेट्स इन ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सी, लेट एक्स डैश वाई डैश डिनोट द कोऑर्डिनेट्स इन द अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम सी डिफाइंड बाय समथिंग, कुछ ऐसा सवाल दे रखा है आपको। एक्स डैश बराबर 2x और +3y दे रखा है, और वाई डैश इक्वल टू दे रखा है आपको -3x +4y दे रखा है। देखो भी इनका इनका सवाल पक्का आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जेकोबियन का ही सवाल है, तो जे इज ए फंक्शन ऑफ एक्स डैश वाई डैश कह देता हूँ, इक्वल टू डेल एक्स डैश अपॉन डेल्टा एक्स और डेल एक्स डैश अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा वाई का डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डैश अपॉन डेल्टा एक्स करूंगा तो मेरा 2 आएगा, और यहाँ से डेल्टा एक्स डैश अपॉन डेल्टा वाई करूंगा तो 3 आएगा, डेल्टा वाई डैश अपॉन डेल्टा एक्स करूंगा तो -3 आएगा, 4 आएगा, और ये आपका आ गया 8 + 9 = 17 आ गया यहाँ से। अब देखिए बच्चों, ये सिंपल सी बात है, डिटर्मिनेंट हमेशा एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपका आ गया है आंसर 17, और ये डिटर्मिनेंट हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो dx/dy डेश इक्वल टू, ये आया 17 dx × dy। ये इस तरीके से आ गया। तो आपको पूछा है कि dx/dy क्या होगा, आपको यही पूछा है ना, dx/dy क्या होगा, तो dx/dy इक्वल टू 1/70 इंटू dx डैश dy डैश। आप ये कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से सिंपल सा जैसे एक एक बार जेब में ये भी पूछा हुआ है कि ये किस तरीके का क्या नाम है, रिलेशन क्या बताता है, जेकोबियन। जेकोबियन हमेशा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के अंदर क्या करता है, कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल देखिए, थ्री इवेंट्स, ये कह रहा है कि थ्री इवेंट्स हैं कि इवन है आपका, यहाँ से देखिए, थ्री इवेंट्स E1, E2 and E3 occurs as a observed in an inertial frame S is moving with a speed v along the positive x direction with respect to s, T1 days, T2 days और T3 days पूछा है। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए, T1 डेज बराबर, अगर एस डेज फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है तो T1 डेज बराबर, या डेल्टा T1 डेज भी कह सकते हो, T1 डेज बराबर गामा और टी माइनस, सॉरी, गामा टी माइनस bx/t², सॉरी bx/t², इस टाइप से होता है। ये आपको कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ है, टी डेज कह सकते हो, टी डेज बराबर गामा टी माइनस bx/c² होता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, बहुत ही सिंपल सिंपल से दे रखे हैं कि पहले अगर E1 के लिए करें, अपन E1 के लिए सी टी का वैल्यू 0 दे रखा है, टी टी का वैल्यू 0 दे रखा है, एक्स का वैल्यू भी 0 दे रखा है, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, टी डेज का वैल्यू भी 0 आ गया। ठीक है, ई टू फ्रेम के लिए अगर अपन करें तो ई टू फ्रेम के लिए आपका क्या कह रखा है, टी टी का वैल्यू 0 कह रखा है, एक्स का वैल्यू एल कह रखा है, तो इसका मतलब T2 डेज इक्वल टू आ जाएगा, टी का वैल्यू तो 0 है तो माइनस गामा वी L/c² हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और यहाँ पर ई थ्री के लिए इन्होंने बोल रखा है कि आपका सी टी बराबर 0 है, सी टी बराबर 0 है और एक्स बराबर -L है।
ठीक है, तो T3 डेज बराबर हो जाएगा प्लस गामा बी एल बाई टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसने ग्रेटर देन और ये ऐसा कुछ पूछा है, तो T3 सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, T3 डेज इज ग्रेटर देन T1 डेज और T2 डेज। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा आपका T3 डेज होगा, T3 डेज हो जाएगा, और उसके बाद में आपका ये वैल्यू जीरो है ही। ठीक है, तो T3 डेज इज ग्रेटर देन T1 डेज, T1 डेज से बड़ा होगा ना, और इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, T2 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया, बहुत सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखिए, इस तरीके का ही एक दूसरा सवाल है आपका, ये तो सिंपल है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से ही सवाल आ गया। कई लोग कह रहे थे कि 2021 का पेपर हार्ड है, पता नहीं कैसे बोल देते हो। देखिए यहाँ पर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x बराबर जीरो है, वाई ओ वन बराबर जीरो है, तो ये देखिए सिंपल है, वाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -3x हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा वाई डी वाई इक्वल टू -3x इंटू डी एक्स हो गया, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, और प्लस C1 हो जाएगा। ऐसे कुछ कर लो। अब यहाँ पर आपको वैसे तो दिख ही रहा है इक्वेशन कैसी आएगी। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि y इक्वल टू वन बराबर जीरो है, तो x बराबर अगर जीरो रखते हैं तो y का वैल्यू वन है, सॉरी जीरो है, तो ये आ गया -3/2 इक्वल टू C1 हो जाएगा। ठीक है, तो C1 का वैल्यू आ गया आपके पास में +3/2। C1 का वैल्यू कितना आ गया, +3/2। तो ये इलिप्स आ रहा है, इलिप्स आ रहा है ना। देखिए बच्चों, ये इलिप्स आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 13। ये देखिए आपका, इन द फिगर बिलो पॉइंट ए इज ए ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट बी इज द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस, द L1 L2 डिनो ऑप्टिकल पाथ लेंस ऑफ द थ्री रेज 1 2 एंड 3 रेज, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट के अंदर ये फर्मर्स प्रिंसिपल से सवाल है, फ्रॉम फर्मर्स प्रिंसिपल। फर्मर्ट प्रिंसिपल से या तो क्या करता होता है, मैक्सिमम पाथ तय करती है लाइट, दो पॉइंट के बीच की दूरी, या क्या करती है, मिनिमम पाथ तय करती है। ठीक है, तो इसके अंदर जहां तक अपना या तो सही होता, अगर ये सही होता, इसको L1 बोला, इसको L3 बोला, इसको L2 बोला, अगर ये सही होता तो मेरे हिसाब से अगर आपका L1 और L3 को अगर सही बोल रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता, L2 आपका बड़ा, सॉरी, L1 और L3 बराबर कह सकता था, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम पाथ हैं। ये अपन मैक्सिमम पाथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेटर देन आप L2 कह सकते थे, एक ऑप्शन तो यही हो सकता था। ठीक है, और एक या ऐसा हो सकता था, L2 तो मिनिमम दिख ही रहा है, L2 ग्रेटर देन कितना होगा, L1 इक्वल टू L3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको मिनिमम पाथ का बोला है, तो मिनिमम पाथ आपका ये हो जाएगा, L2 सबसे मिनिमम है, L2 क्या है, सबसे मिनिमम है, L1 और L3 इसका क्या है, बराबर है ना। समझ में आया मेरी बात को, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, अरे सबसे कम L2 होगा ना, सबसे कम L2 होगा, और उसके बाद में L1 होगा, L1 और L3 तो बराबर होंगे, और L2 बड़ा होगा, और L2 सबसे छोटा होगा, तो L2 इज लेस देन L1 इक्वल टू L3। ये आपका होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये दे रखा है, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, किस हिसाब से इन्होंने बोला है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मिनिमम पाथ तय करता है, मिनिमम तो यही है, L2 ही है। ठीक है, तो फर्मर्स प्रिंसिपल ने आपको पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझाया था। ठीक है, मिनिमम पाथ तय करती है लाइट, तो उससे यहाँ से सवाल था ये। देखिए ये सवाल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से, ए पार्टिकल इनिशियली एट द ओरिजिन इन एन इनर्शियल फ्रेम है,
हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी आई कैप, फ्रेम एस केस, ये पार्टिकल है कोई भी, इनर्शियल फ्रेम एस के अंदर है, और वो क्या कर रहा है, एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी से क्या कर रहा है, आई के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फ्रेम एस डेस इज रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। द कोऑर्डिनेट एस डेस कोइंसाइड ऑफ द एस एट टी इक्वल टू जीरो। द वेलोसिटी ऑफ द, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कर सकते हो यहाँ से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हो गया आपका वी आई के, डिस्टेंस हो गया आपका अक्स, और अपॉन टाइम सिंपल कर सकते हो, तो अक्स बराबर हो गया वी टी आई के। एक तो यही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एस डेस फ्रेम अगर एस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रही है, इफ एस डेस फ्रेम इज रोटेटिंग रोटेटिंग अबाउट एस फ्रेम, अबाउट एस फ्रेम, अगर एस फ्रेम के अबाउट रोटेट कर रही है, तो यहाँ से सिंपल आप सीधा कर लो, वी डेस बराबर वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, आर और ये आर डेस फिक्स होते हैं, वो एक ही बात होती है, क्योंकि इस तरीके की होती है वो फ्रेम। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से होती है, वो रोटेट करता है, तो ये पार्टिकल की जो पी और पी डेस पॉइंट एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो ये दूरी इनकी फिक्स होती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये एस डेस फ्रेम मान लो, ये एक्स वाई एंड जेड मान लो, और ये मान लो एक्स डेस वाई डेस एंड जेड डेस होता है। थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर ओमेगा टी से ये रोटेट कर रहे हैं, इस तरीके से होता है, तो ये दूरी इनकी फिक्स होती है, रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आर डेस रखो या आर रखो एक ही बात होती है। यहाँ पर देखिए आगे, तो अब बहुत सिंपल सवाल हो गया है ये, वैल्यू पुट करनी है आपको। वी डेस बराबर हो गया वी एक्स डेस, आई केप डेज कह सकते हो, या आई केप कह दो, ठीक है, और प्लस वी एक्स वाई डेज, और ये जे केप कह सकते हो, इक्वल टू वी, आपका सिंपल है वी एक्स आई केप, वी का वैल्यू दे रखा है क्या, वी का वैल्यू दे रखा है ना, वी आई केप दे रखा है, ठीक है, तो वी आई केप माइनस ओमेगा, ओमेगा है ही, ओमेगा के केप हो जाएगा क्रॉस, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर बीटी है, आर बराबर बीटी है ना, सात बराबर दूरी बटा समय अक्स कह सकते हो आप, या आर कह सकते हो, एक ही बात है, आर बराबर बी टी आई कैप, तो क्रॉस आई कैप ये हो जाएगा। तो वी आई कैप माइनस ओमेगा वी, और के क्रॉस आई क्या होता है, जे प्लस जे कैप होता है, ठीक है। यहाँ से आ गया, कंपेयर कर लो, वी एक्स डेस आई कैप डेस और वी वाई डेस जे कैप डेस, कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से, तो वी एक्स डेस बराबर आ गया आपका आई कैप के साथ ही कंपेयर कर लेना, आई कैप तो वी, और यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा सा ये देखिए आई कैप डेज कीजिए इसको, आई कैप डेज और जे कैप डेज, अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, वी आई कैप ये क्योंकि एस प्रेम के रिजल्ट है, और ये एस डेज प्रेम के रिजल्ट है, यहाँ से तो आप यहाँ से देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ से देखिए, अगर मैं इसका ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट अगर मैं वाई पे लूंगा, ठीक है, तो ये अक्स मान लीजिए एनिमल, और या वी एक्स डेस मान लीजिए, ठीक है, तो आई केप डेस का अगर कंपोनेंट लूंगा, तो आई केप सॉरी जे केप इक्वल टू, जे केप इक्वल टू जे केप इक्वल टू आई केप डेस और साइन ओमेगा टी। यहाँ से देखिए आई केप, ये देखिए माइनस आई केप कह सकते हो, तो माइनस आई केप इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा जे केप डेस और साइन ओमेगा टी है, ये आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो। तो आप यहाँ से अगर देखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर साइन ओमेगा टी का अगर वैल्यू पुट करूँ तो मैं, तो जे केप और आई केप दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, अगर आप कंपेयर करें तो इसका मतलब ये हो गया जे केप बराबर तो कितना हो गया, ओमेगा टी बराबर अपने को दे रखा है पाई बाय टू, यहाँ से, तो इसका मतलब ये हो गया जे केप बराबर, सॉरी जे केप बराबर हो जाएगा आई केप डेस
और माइनस आई के बराबर हो जाएगा प्लस जे के डेज, ऐसा कुछ ये आ गया। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका अगर वैल्यू पुट करोगे तो वी एक्स डेज आई कैप डेज और वी बाई डेज और जे कैप डेज इक्वल टू वी आई कैप है, तो वी आई कैप पड़ा रहने दीजिए माइनस ओमेगा वी। और अगर मैं अक्स कंपोनेंट लूंगा, सॉरी, अब यहाँ पर आई कैप की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस जे कैप डेज है, तो ये आ जाएगा वी माइनस जे कैप डेज माइनस ओमेगा वी, और जे कैप डेज की जगह क्या आ जाएगा, आई कैप डेज। ये आई कैप डेज आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा वी एक्स डेज और डेज और वी बाई डेज और जे कैप डेज, ये आ गया। अब इसका कंपेयर कर लीजिए, तो आपको टाइम का वैल्यू दे ही रखा है यहाँ से, तो वी एक्स डेज का वैल्यू आया आपका माइनस ओमेगा इंटू वी इंटू, अच्छा टी, सॉरी टी यही लगाना है ना, टी आ जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना दे रखा है, पाई बाई पाई अपॉन टू ओमेगा दे रखा है, तो ये आ जाएगा बच्चों वी एक्स डेज बराबर आ जाएगा वी पाई बाई टू माइनस, यही आएगा ना, और वी बाई डेज इक्वल टू आ जाएगा वी बाई डेज इक्वल टू, आपका जो आंसर आया वो आया ये है ना माइनस का, हाँ ठीक है। आई कैप डेज इक्वल टू माइनस जे कैप डेज है, तो इसलिए वी बाई डेज इक्वल टू आ गया माइनस, यही ना, ये आंसर आ गया। ये कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन पे लॉक कर दीजिए, ये आपका ए ऑप्शन हो। अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरा तरीका एक और भी है, देखिए यहाँ पर, ये अगर किसी बच्चे को अगर इस तरीके से नहीं करना आए, ठीक है, तो एक दूसरा तरीका भी अगर आप यूज कर सकते हो तो कर सकते हो। देखिए दूसरा तरीका देखिए आपका, आपको पता है कि अगर तीनों फ्रेम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मूव करते हैं तो वहां से वो डायरेक्ट हो जाएगा मामला, ठीक है। आपको पता है अगर अक्स डेस वाई डेस और जेड डेस हैं, अक्स डेस बराबर अक्स डेस बराबर अक्स कोस अक्स डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस अक्स डेस ओ वाई, ये पूरा बता रहा हूँ आपको, जेड कोस अक्स डेस ओ जेड, इस तरीके से यहाँ से एक सवाल जरूरी आता है। तो अक्स कोस वाई डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डेस ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डेस ओ जेड, इस तरीके से जेड डेस बराबर अक्स कोस जेड डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डेस ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डेस ओ जेड। अगर आपकी तीनों एक्सिस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल से अगर रोटेट कर रही है, ये एक्स मान लीजिए, ये वाई मान लीजिए, ये जेड मान लीजिए, ये एक्स डेस मान लीजिए, ये वाई डेस मान लीजिए, ये जेड डेस मान लीजिए, अगर ऐसा है तो थीटा बराबर ओमेगा टी है, थीटा बराबर ओमेगा टी है, और थीटा बराबर ओमेगा टी है, ठीक है। और ये कोई पॉइंट पी है, जो पी और पी डेस जो भी कह सकते हो आप इस तरीके से। तो यहाँ पर लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि फ्रेम एस डेस इज रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस और जेड डेस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, जेड और जेड डेस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कोइंसाइड अगर करेंगे तो आपका सिंपली बन जाएगा अक्स डेस बराबर अक्स कोस ओमेगा टी और वाई कोस, क्या बनेगा, वाई साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा, ठीक है। पहला तो आपका यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है, कि और एक बन जाएगा आपका वाई डेस इक्वल टू माइनस एक्स साइन ओमेगा टी और प्लस वाई कोस ओमेगा टी बन जाएगा। अब यहाँ पर जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो ओनली एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, फ्रेम कह सकते हो आप, ठीक है। फ्रेम जो कर रही है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रेम के कोऑर्डिनेट तो ओनली वाई बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में ही मूव कर रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट को आप जीरो कर दीजिए, तो एक्स डेज बराबर कितना हो जाएगा, एक्स कोस ओमेगा टी बन जाएगा, और वाई डेज बराबर कितना बन जाएगा, माइनस एक्स साइन ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ये इस तरीके का एक सवाल और भी आता है, कई बार ट्रेजेक्ट्री भी पूछ लेते हैं, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी, मेरा कॉपी में करवाया हुआ है सवाल है ना।
अब देखिए यहाँ पर एक्स डेस बराबर एक्स कोस ओमेगा टी हो गया, वाई डेस पर अब डी एक्स डेस अपॉन डी टी कर दीजिए, डी एक्स डेस अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, बी और कोस ओमेगा टी ना, ठीक है, और कोस का भी कर दीजिए प्लस एक्स और माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो डी एक्स डेस अपॉन डी टी बराबर, अब आपको पता ही है कि यहाँ पर एक्स बराबर बी टी कर दीजिए, एक्स बराबर कितना कर दीजिए, बी टी कर दीजिए, ओमेगा बराबर 2 पाई अपन कितना दे रखा है, टी दे रखा है ना, अरे नहीं दे रखा गया, ओमेगा बराबर कितना दे रखा है, टी बराबर पाई/2 बस इतना ही सवाल करना है आपको। अब यहाँ पर देखिए v कोस ओमेगा टी है, तो अगर मैं ओमेगा का वैल्यू टी का वैल्यू पुट करूंगा पाई/2 होगा तो ये जीरो हो जाएगा वैसे भी, और ये हो जाएगा आपका इक्वल टू एक्स की जगह मैंने bt रखा, v टी की जगह रखा मैंने पाई/2 ओमेगा, और ये माइनस साइन है ही, आपका ओमेगा है ही, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो ये आ जाएगा -पाई v/2, ये आंसर आ गया। ये देखो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है, ज्यादा पंगा नहीं है, दोनों एक बार अच्छे से कर लेना, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स बराबर माइनस बी टी हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी वही वाली बात है, टी बराबर ओमेगा पाई/2 ओमेगा दे रखा है तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, और बी बराबर कितना है, एक्स बराबर बी टी कर ही दिया मैंने, बी टी ये 1 बन जाएगा तो बी की जगह वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी हो जाएगा, टी की जगह कराया पाई/2 ओमेगा, अरे पाई, अच्छा इसका डेरिवेटिव नहीं किया गया, अच्छा सॉरी, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो डी बाई डी अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और माइनस ओमेगा कोस ओमेगा टी हो जाएगा, और इंटू अक्स हो जाएगा, अक्स की जगह वी टी हो ही जाएगा। अब आपको पता है डी एक्स अपॉन डी टी हो गया ये, तो डी एक्स अपॉन डी टी को वी कह दूँ ना, साइन ओमेगा टी, और ये जीरो हो ही जाएगा, ओमेगा का जैसे टी का वैल्यू पुट करोगे तो पाई/2 ओमेगा रखोगे तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी हो ही जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 बन जाएगा, तो ये आ गया डी वाई डेस अपॉन डी टी बराबर ये आ जाएगा, तो वी डेस बराबर कितना आ जाएगा, वी वाई डेस बराबर आ जाएगा -v, और वी एक्स डेस बराबर कितना आ जाएगा, -पाई/2, सॉरी -पाई/v/2 हो जाएगा, ये लो, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये ज्यादा अच्छा है। इस तरीके के सवाल जरूर आते हैं तो आप ध्यान दे लीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी को अगर ये नहीं आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ये कोऑर्डिनेट वगैरह वगैरह से अच्छे सवाल कर लेना। अब यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये देखिए एक्स डेस ओ एक्स 90 है, यहाँ पर एक्स डेस बराबर एक्स कोस थीटा ही कर दूं इसको, एक्स डेस ओ एक्स बराबर थीटा है, प्लस वाई कोस एक्स डेस ओ वाई, देखिए एक्स डेस ओ वाई देखिए 90 प्लस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर जेड का वैल्यू वैसे तो वो एक्स डेस ओ जेड तो 90 बना रहा है, कोस 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो बच्चों एक्स डेस बराबर हो गया एक्स कोस ओमेगा टी और प्लस वाई साइन ओमेगा टी, माइनस आएगा के कोस 90 प्लस थीटा, माइनस आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब वाई डेस इसी तरीके से वाई डेस कर लेना, वाई डेस बराबर एक्स कोस वाई डेस ओ एक्स का वैल्यू देख लीजिए, ये वाई डेस रहा, और ओ एक्स 90 प्लस थीटा हो गया, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक्स साइन थीटा साइन ओमेगा टी कह दो, और प्लस वाई कोस ओमेगा टी कर दो, बाकी 90 हो ही जाएगा, जेड डेस बराबर जेड हो ही जाएगा। ये अपने इस तरीके से तीन कोऑर्डिनेट लगा के डी एक्स डेस और डी वाई डेस का वैल्यू निकाल लो, ये ज्यादा सही है। अब देखो इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस लेना है, फिर देखो वाई डेस लेना है, फिर आपको जेड डेस लेना है, तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से कर सकते हो। देखिए ये तो बहुत सिंपल सवाल है, आप एक्सक्लूसिव और गेट नॉर गेट है वैसे तो, अल्टरनेट आपको क्या देना है, ये जीरो दिया आपने जैसे आंसर, ये देखिए बच्चों जीरो दिया, ये आपने ए दिया, तो यहाँ पर आउटपुट आपको क्या मिलेगा, वैसे ही इसका आउटपुट जो होता है y = a + b का बार होता है, दैट इज a बार b बार और प्लस
ए बी होता है ना, सॉरी ए बार, ए बी, ए बार बी और प्लस ए बी बार और का बार, तो जिसका रिजल्ट आ जाएगा ए बार बी बार और प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक भी इनपुट अगर आपका लो है यहाँ से, ठीक है, तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये वन बन जाएगा, तो ए डेस आ जाएगा। ए डेस आ जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ए डेस हो जाएगा। अरे ए बार हो जाएगा ना, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा डी। ये देखिए आप याद रखिए भाई इस तरीके की चीजों को, एक्सक्लूसिव और गेट याद रख लीजिए। एक्सक्लूसिव और गेट हमेशा आपको जो रिजल्ट देता है ए बी, और ये आ गया एक्सक्लूसिव और गेट का बता रहा हूँ पहले मैं, ए बी और ए बी बार और प्लस ए बी बार, सॉरी ए बी बार, और ये आ जाएगा ए बार बी। पहले तो ये कर लीजिए, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, यहाँ से तो जीरो जीरो करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये वन आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। तो यहाँ पर देखिए बी है, जीरो आएगा और ये जीरो आएगा, ये आएगा आपका ए बार बी, तो वन आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो आपके जो रिजल्ट आए यहाँ से वाई इक्वल टू एक्सक्लूसिव और गेट के लिए, तो आपका आएगा जीरो वन वन और जीरो। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसका इनपुट अगर हाई है एक भी, ये देखिए जीरो जीरो के ऊपर जीरो आ रहा है, ये देखिए, और वन वन के ऊपर इसका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर दोनों हाई और दोनों लो हैं तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, आपको लो मिलेगा। और अगर एक हाई है एक लो है तो आपको इसका आउटपुट क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इसका उल्टा क्या होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट में होता है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट में उल्टा होता है। इसका मतलब ये हो गया जीरो जीरो पे आपको वन मिलेगा, और वन जीरो या जीरो वन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, जीरो और जीरो मिलेगा, और वन वन के ऊपर आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इसका उल्टा होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट के अंदर। इसका मतलब दोनों इनपुट अगर लो है तो आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, एक हाई है एक लो है, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट तो मिलेगा, और जो कि किसके बराबर मिलेगा, ए बार के बराबर मिलेगा। समझ में आ गया मेरी बात को, इसका उल्टा करते जाओ बार 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 बार, भाई इक्वल टू ए बार हो जाएगा। समझ में आ गया, एक तरीका तो यही है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। अब अगर आप यहाँ पर कह सकते हो तो इवन देख लो आप चाहे, अगर ये, अगर एक इसका लो है एक इसका अगर हाई है, तो ओड नंबर पे इसका आउटपुट लो मिलेगा, ओड नंबर पे इसका आउटपुट कितना मिलेगा, लो मिलेगा। अब ये देख सकते हो ए बार दैट इज लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ये बहुत सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द टोटल चार्ज कंटेंट विथ इन द क्यूब इन ए विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है और आपको टोटल चार्ज, गॉस डाइवर्जेंस, सॉरी गॉस लॉ लगा दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटीग्रेशन, सॉरी डाइवर्जेंस इक्वल टू ई बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन, सॉरी क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, ई डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको इन्होंने यही बात पूछी है, टोटल चार्ज कंटेंट इन द वॉल्यूम, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस और सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज। इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दीजिए, डी टाउ सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू एनक्लोज हो जाएगा यहाँ से। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई निकाल लीजिए पहले। डाइवर्जेंस अगर आप ई निकालते हैं यहाँ पर, ये तो सीधा ही दिख रहा है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 8k इंटू अक्स आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप वन हो जाएगा ना, 8 अक्स आ जाएगा, और प्लस से 3k इंटू 3k आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, 3k आ जाएगा, और ये डी एक्स डी वाई जेड है, तो एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा 8k अक्स और प्लस 3k, और डी एक्स डी वाई डी जेड कर सकते हो वैसे तो। और अगर स्पेयर, अगर टिपिकल बनता तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर लेना, अभी टिपिकल बना नहीं है ये, इसलिए ज्यादा जरूरत है नहीं इसकी। तो 8k इंटू अक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा आपका, एप्सिलॉन नॉट और जीरो से ए, ठीक सॉरी 8k इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और वो तो ए है ही, अरे है ना, बोलो। अच्छा वन वन दे रखा है, ठीक है,
सॉरी 1 दे रखा है, तो 0 से 1 कर दो आप, बाकी तो 1 हो ही गए वाई वाले तो। और ये क्या हो जाएगा, +3 के, और वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आ गया, 4 के एप्सिलॉन नॉट और +3 के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आ जाएगा 7 के एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत सिंपल सवाल है, जेम का पेपर बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल आता है। 7 के एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं है, आप याद रखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और ई डॉट डी एस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, कुछ भी पूछ सकता है, कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगला सवाल कि 4 charges are placed very close to each other as shown in the figure. The separation between the two charges on the y-axis is small a. Full stop. The separation between the two charges on the x-axis is also small a. ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिए सबसे पहले मोनोपोल कर लीजिए, डाइपोल कर लीजिए, उसके बाद क्वाड्रपोल कर लीजिए। तो मोनोपोल यहाँ पे प्लस क्यू है माइनस क्यू है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो मोनोपोल 0 हो जाएगा। मोनोपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू 0 हो गया। डाइपोल देखिए यहाँ पर, डाइपोल मोमेंट समेशन ऑफ क्यू इंटू आर आई वेक्टर होता है, आर आई वेक्टर। तो डाइपोल देखिए यहाँ पर माइनस क्यू की वजह से आएगा। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर कैलकुलेट कर लो पहले, -q इंटू ए/2 बोल रखा है, a/2 आई के। ये इसने आई केप दे रखा है यहाँ पर, ये इन्होंने जे केप दे रखा है, ऐसे कर लीजिए। -q a/2 इंटू आई केप हो जाएगा, प्लस q इंटू जे केप हो जाएगा। ठीक है, प्लस q a/2 माइनस आई केप हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा -q इंटू a/2 और माइनस जे केप हो जाएगा, ऐसा कुछ हुआ। तो इसका ये कितना आ गया, तो -q आधा आधा एक, ये क्या आ जाएगा भाई, ये माइनस है, ये माइनस है, आई कैप नहीं आएगा क्या, और ये आ जाएगा प्लस जे कैप, माइनस आई कैप और प्लस जे कैप हो जाएगा प्लस। बस। अब आपको पता ही है इसने क्या कर रखा है, अगर डाइपोल अगर 0 आता, ठीक है, तो वैसे आपको इसको क्वाड्रपोल मोमेंट निकालने की जरूरत है नहीं। वाटर पोल मोमेंट तब निकालते हैं आप जब बी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴n+1 देख लिया करो। गेम में तो वैसे ही नहीं पूछते क्वार्टर पोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ r² आ रहा है, इसका हमने डाइपोल की वजह से ही पूछा है ओनली। ठीक है, तो डाइपोल की वजह से बी बराबर केपी कोस थीटा बाई r² होता है, केपी कोस थीटा बाई r² होता है। तो इसको वेक्टर फॉर्म लिख लीजिए, केपी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन r² लिख दीजिए। अब पोलर कोऑर्डिनेट तो है ही, पोलर कोऑर्डिनेट की तरह है, और अगर ये टिपिकल होता तो इसको स्पेयर में भी बदला जा सकता है वैसे। k/q_a और j डिवाइडेड बाई r²। अब यहाँ पर r की फॉर्म में बदल लो, चाहे एक ही बात है। ठीक है, तो अगर आपका r वेक्टर बराबर, देखिए यहाँ पर ये पोलर कोऑर्डिनेट r वेक्टर बराबर x और y हो जाएगा। तो r वेक्टर बराबर r cos थीटा i और r sin थीटा j हो जाएगा। तो r वेक्टर इक्वल टू अपॉन r बराबर हो जाएगा cos थीटा i और sin थीटा j। आपको एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो r केप का वैल्यू आ गया, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos 60 का वैल्यू 1/2 आई केप, और cos 60 का वैल्यू, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, जे केप आ जाएगा। तो आर केप का वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर 1/2, ऐसा कुछ आ गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपका, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो आपका यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, k/q_a अपॉन r² है, और आर वेक्टर रखना चाहो तो आर वेक्टर रख दो, आर केप रख देता हूँ और r³ कर देता हूँ। ठीक है, k/q_a, तो यहाँ से मेरा -आई केप वाला आया 1/2 फैक्टर, -1/2 आया ना, और जे केप वाला फैक्टर आया √3/2। बस, अपॉन अपॉन क्यूब है ना, 1/4 + 3/4 और की पावर